नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं जयशंकर प्रसाद जी की दो कहानियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। और वो दो कहानियां कौन सी हैं? वो दो कहानियां हैं पुरस्कार और ममता। ये दोनों कहानियां एक से बढ़कर एक हैं। और साथ में मैंने प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी रखा है, तो आपको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। कहानी दोनों एक से बढ़कर एक है, इसलिए सबसे पहले मैं पुरस्कार कहानी सुनाता हूं, उसके बाद ममता कहानी सुनिए। शंकर प्रसाद की लोकप्रिय कहानी पुरस्कार। आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद एवं माता श्रीमती मुन्नी देवी थी। प्रसाद जी की शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक हुई। घर पर ही आपने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत साहित्य से विशेष अनुराग होने के कारण आपने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय ही सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी हिंदी के छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में हिंदू में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। आपके 5 कहानी संग्रह उपलब्ध हैं, जिनमें लगभग 70 कहानियां संकलित हैं। संग्रह इस प्रकार है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन परिचय के बाद जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में करते हैं। इनकी कहानियों से गुजरते हुए न सिर्फ भारतीय समाज की मूल मानवतावादी दृष्टि की अनुगूंजें सुनाई पड़ती हैं, बल्कि सामाजिक यथार्थ के अनेक अप्रिय स्तरों का भी उद्घाटन होता है। वास्तव में प्रसाद जी के लिए साहित्य सृजन एक सांस्कृतिक कर्म है और अपनी परंपरा के प्राचीन अथवा सनातन मूल्यों में उन्हें गहन आस्था है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में ऐसे चरित्रों की बहुलता है जो सामाजिक स्वाधीनता और मानव गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं। इतिहास और संस्कृति के ऐसे मनोरम कथा चित्र कहानियों में उकेरे गए हैं जो हमें न केवल मुग्ध कर लेते हैं, बल्कि स्वयं को पहचानने और सार्थक ढंग से सोचने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए सबसे पहले अब कहानी करते हैं। कहानी इस प्रकार है। आर्द्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ कोने के स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। दिखने लगा महाराज की सवारी। शैल माला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास आ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सूंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उल्लास का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात के हिम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के 2 दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जुते हुए सुंदर पृष्ठों बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता।
उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गूंठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह उत्सव महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका ही को मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठे, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्ध्वस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव देव, यह मेरे पितृ महामही की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की? क्या? जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही।
रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेल पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल गईं। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान? क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दय है। अपरिचित, क्षमा करो। जाओ अपने मार्ग, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं। आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूं। मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींच कर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई थी? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं किया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसके सांसों से को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी।
जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय रे विडंबना! आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली की के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूं। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं। निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। नवीन राज, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत ना हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा।
वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड़क का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। यह मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वह करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिंद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। मनुष्य को समतल भी, भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम? रात के 3रे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ,
प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम में बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चली जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह, उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की बलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौन है? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकल ग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहा। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों के नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्णगाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े बेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्रसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। शीघ्र
उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव, राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। अबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के 1 2 3 उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती होती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए या हर एक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, क्या बालक, क्या बालिका, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए, सबके मन में देशभक्ति की भावना जगाने वाली यह कहानी अद्भुत है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें?
यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताशु पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा, रानी और कोष सब छली शीर्षा के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वह भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई।
वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ममता का कहीं नाम नहीं था। ये
कहानी जो है बहुत अंत में भावुक कर देती है। कैसी कहानी लगी आप मुझे बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स लिखकर भेजिए। आपने पिछली कई कहानियों पर कमेंट्स लिखा था, सुनकर पढ़कर अच्छा लगा और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके उस सिलसिले में। आप इस कहानी को भी सुनिए और कमेंट्स लिखकर बताइए कि ये कहानियाँ आपको कैसी लगी। मेरे ख्याल से दोनों कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, आपको अच्छी लगी होगी। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, कहानी सुनते रहिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।